व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। और शुरू हो चुका है एकेडमिक ईयर हमारा 2023-2024। और बच्चों, मैंने आप लोगों का जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू बना के ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करवा दिया है, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने देख लिया है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैंने वहां पर मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमारे सिलेबस को कैसे डिवाइड किया गया है। इसके अलावा यूनिट वाइज और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम लोगों को इस साल कवर करने हैं। तो बच्चों, पार्ट ए और पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें तो इस बार फॉर द ईयर 2023-2024 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 12 का अकाउंटेंसी का पार्ट बी से। अब की बार कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? हम लोग इस बार स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट बी से। और पार्ट बी में आपको पता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस पढ़ना है। चैप्टर अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ध्यान से देखिएगा टॉपिक हमारा क्या है सर? टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब जो कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, हम उनका एनालिसिस करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनीज है वो सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है या फिर अंधकार में है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस हम करेंगे। लेकिन आप ही मुझे बताइए कि जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो जो आज मैं लेक्चर नंबर 1 में ना आप लोगों के लिए यही लेकर आया हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, आप उनका एनालिसिस कैसे करेंगे। तो अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो हमें इस बार पार्ट बी में यहां पे ये सीखना है कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। लेकिन लेक्चर 1 में बहुत ही स्वीट एंड सिंपल हमने रखा है। आज बस हम यही समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं बच्चों, आप लोग साल भर पढ़ाई करते हैं और एट द ईयर एंड फाइनल एग्जाम्स देते हैं और आप लोगों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, जिस रिपोर्ट कार्ड से हम ये पता लगा लेते हैं कि जो बच्चा है वो सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन द सिमिलर मैनर कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी साल भर ट्रांजैक्शंस करती है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है और उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, जहां पे आपका अकाउंटिंग प्रोसेस जो हो जाता है खत्म हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमने साल भर में क्या कमाया, क्या खोया, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहां देख लेते हैं बच्चों कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। ये आपसे कह रहे हैं द स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर्ड। बिल्कुल एक एक करके आप इसको यहां पर समझते चलें। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है सो डेट हमने साल भर में कितना प्रॉफिट अर्न किया है या फिर हमें साल भर में कितना लॉस हुआ है। इसके अलावा एंड पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट ए पर्टिकुलर डेट आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऐसे स्टेटमेंट जो कि इसलिए बनाए जाते हैं सो डेट आपको पता चल सके कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या फिर आपको कितना लॉस हुआ है। इसके अलावा बच्चों, हम लोग ये भी पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं और हमारे ऊपर कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं एट अ पर्टिकुलर डेट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, वो जर्नल एंट्री जैसे नहीं होते हैं कि जर्नल एंट्री में तो आप लोग क्या करते हैं, साल भर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये पर्टिकुलर डेट पे बनाए जाते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। आगे आपसे बोला जा रहा है दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, क्लासीफाई करते हैं आप उनको लेजर में। आप अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की जो फाइनल बैलेंसेस होते हैं डिफरेंट अकाउंट के, उन्हीं से बनाए जाते हैं बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पर हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली वो कंपनी जो होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो होती हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिए, थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो किसने डिफाइन किया इसको? स्मिथ एशबर्न ने इसको डिफाइन किया है। तो डेफिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। यहां पर आपसे बोला जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। ये चीज हमने बच्चों यहां पे इसकी जो मीनिंग है ना, उस मीनिंग में भी हम लोगों ने ये चीज देख ली थी कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एंड प्रोडक्ट होते हैं हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर का,
किस लिए भैया बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। इससे हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, कितने एसेट्स हैं हमारे पास जो कि हम ओन कर रहे हैं, और हमारे ऊपर कितने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जिसको आप लोग लायबिलिटीज बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने साल भर में क्या किया, उस आपकी जो एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करी उसका क्या रिजल्ट रहा, फायदे में हो कि नुकसान में हो, ये सारी चीजें हमको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। एंड एन एनालिसिस ऑफ यूज ऑफ अर्निंग, और जो भी पैसा आपने साल भर में कमाया बनाया उसके साथ आपने क्या किया, ये भी बच्चों आप लोगों को जो यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, मीनिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। बहुत काम की बात अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डील कर रहे हैं ना बच्चों, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनी के। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास होता है कंपनीज एक्ट, और अभी आपको पता है कि हम कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। तो मैंने आपसे कहा कि जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास होता है कंपनीज एक्ट 2013। इज दैट क्लियर? तो बच्चों कानून में जो लिखा है ना आपको वो करना पड़ेगा। कानून में जो लिखा है आपको वो करना पड़ेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। आप कभी भी लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो लिखा हुआ है, ये आपसे कह रहे हैं कि सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोला जाता है, are prepared in the form prescribed in Schedule 3 of the Companies Act 2013। समझो इसको क्या कह रहे हैं। सेक्शन नंबर 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमसे कहता है कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे और उसमें जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, तो उसको बनाने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है। उस फॉर्मेट को कहां मेंशन किया गया है? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो बोलता कौन है? सेक्शन नंबर 129। और बनाना कैसे है ये कहां पे लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 में। तो दोनों चीजें मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। सेक्शन नंबर 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमसे कहता है, अब उसने बोल दिया है तो चूंकि लॉ है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि जब कभी भी कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी, तो उसका एक जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कहां गिवन है? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये पिछली बार जैसा नहीं है। क्लास 11 में आप लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, कोई भी अकाउंटिंग वेरिएबल उठा के कहीं भी रख देते थे। आप बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें कोई सा भी वेरिएबल उठा के कहीं भी रख देते थे, है ना। ऐसा यहां नहीं होने वाला है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ना उसको रेगुलेट करने के लिए आपके पास कोई एक्ट नहीं होता है, लेकिन कंपनीज को यहां पे रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक्ट है, और कंपनी ने हमें बता दिया कि भैया शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज 2013 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट गिवन है, बिल्कुल आपको वैसे ही बनाने पड़ेंगे, कोई भी वेरिएबल आप ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और क्या क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो हमारा जो नॉलेज था ना वो लिमिटेड था, वो रिस्ट्रिक्टेड था सोल प्रोप्राइटरशिप तक। लेकिन इस साल क्लास 12 में अब आ चुके हो भैया आप कंपनीज की अकाउंटिंग करने, तो यहाँ थोड़ा ना अपना जो थिंकिंग का लेवल है उसको हाई ऑर्डर रखिएगा। अब हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो बच्चे एक चीज मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा भी कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको मिलकर ही फॉर्म होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इंक्लूड्स। तो एक बार जरा फटाफट मैं आपको ये सेक्शन वैक्शन का ज्ञान दे दूं। तो सेक्शन 129 बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, कहां कैसे बनेंगे ये कहां लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। और सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमको बताता है कि भाई कौन कौन से स्टेटमेंट मिलकर बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला हमारा जो यहां पर होता है स्टेटमेंट वो होता है बैलेंस शीट। तो ऑलरेडी बैलेंस शीट के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आप लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बता दूं, तो बैलेंस शीट कब बनाया जाता है सर? एट द एंड ऑफ द ईयर। क्यों बनाया जाता है सर? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या स्टेटस है। तो बैलेंस शीट और द पोजीशन स्टेटमेंट, तो इसको पोजीशन स्टेटमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज की करंट पोजीशन आपको शो करता है। तो बैलेंस शीट और द पोजीशन स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग कंप्लीट डिटेल्स ऑफ इट्स एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, जिसको बच्चों यहां पर हम लोग शेयर होल्डर्स फंड बोलने वाले हैं आपकी बात, एट ए पर्टिकुलर डेट। तो एक पर्टिकुलर डेट पे, जो कि जनरली क्या होता है सर? फाइनेंशियल ईयर का एंड।
उस डेट पे हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और वो स्टेटमेंट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस, लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड ओनर्स फंड, जिसे आप लोग इक्विटी भी कहते हैं। तो ये हो गया भैया हमारे पास पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट होता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो इट इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट, ऑब्वियस सी बात है, यहां से इनकम पता चलने वाली, तो इसे इनकम स्टेटमेंट बोला जाएगा। एज इट इज टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द इनकम्स। तो इस स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्लास 11 में बना चुके हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सारी इनकम को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, सारे एक्सपेंसेस को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर इनकम ज्यादा इन कंपेरिजन टू एक्सपेंसेस तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा इन कंपेरिजन टू इनकम तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा इनकम स्टेटमेंट जहां पर हम लोग सारी इनकम और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। पर्टिकुलर पीरियड इन order to determine whether the entity is a profit making entity or is running into losses। तो यहां पे यार आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को इकट्ठा करके आपस में कंपेयर करके पता लगा लेंगे कि आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर आपको लॉस हो रहा है। आगे लिखा हुआ है इट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो साल भर में आपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उन ट्रांजेक्शन से आपको नफा हुआ है कि नुकसान, ये सारी चीजें आपको कहां से पता चल जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और बच्चों मैं आपको बता दूं कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे चलते हैं, तो ये दोनों तो अभी तक आपने सुने थे। 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने क्या किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पे यही दोनों तो बनाए थे, लेकिन ऐसा नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कंपनीज की। तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट होती है ना बेटा, जो उनका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, वो बहुत बल्कि होता है, बहुत भारी होता है। मतलब उसके अंदर कई मिलियंस के एसेट्स, लायबिलिटीज, इस तरीके के फिगर्स होते हैं। तो क्या है कि यहां पर ना हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बताता हूं कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, अब कंपनीज के पास ना हजारों एसेट्स हो सकते हैं, तो सारे के सारे एसेट्स के नेम तो मेंशन कर नहीं देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये तो इतना बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आप पागल ही हो जाओगे, टाइम ही निकल जाएगा। क्या होगा, कितने के एसेट्स हैं ये हम बता देंगे, किस नेचर के एसेट्स हैं ये हम बता देंगे। अब उन एसेट्स के अंदर क्या क्या है, बहुत जाके गहन तहकीकात करना है ना, तो भैया वो आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं बताते। उसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको बोला जाता है नोट्स टू अकाउंट्स। जिनको क्या बोला जाता है, नोट्स टू अकाउंट्स। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट वॉचेस हैं, ठीक है ना। तो टोटल रिस्ट वॉचेस कितने की है ना, ये मेरी बैलेंस शीट में दिखा देंगे लोग, एसेट में, ये मेरी बैलेंस शीट में दिखा देंगे एसेट में। अब भाई उसमें से अलग अलग ब्रांड की कौन सी घड़ी की कितनी वैल्यू है, ये सारी चीजें कहां दिखाएंगी आपको, नोट्स टू अकाउंट्स में। मेरे पास डिफरेंट कार्स हैं, बहुत सारी टाइप की कार्स हैं, वो पूरे का पूरा व्हीकल जो है मेरा कहां दिखा देंगे एक ही बार में कि भाई इनके पास इतने करोड़ ऑफ रुपीज की कार्स हैं या व्हीकल है। अब उसमें कौन सी कितनी कितनी वैल्यू की है, ये चीज आपको ना बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, ये चीज हम आपको कहां में दिखाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो बेसिकली नोट्स टू अकाउंट्स अपने आप में एक तरीके के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में जो आपने लिख के रखा है ना, भाई इतने के एसेट्स हैं, इतने की लायबिलिटीज है, उनकी डिटेलिंग इसके अंदर होती है। ठीक है, अब जैसे मेरे को लोन देना है तो किस किस को कितना कितना लोन चुकाना है ना, ये कहां लिखा रहेगा, ये नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा रहेगा। उनके नाम कहां लिखे रहेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखे रहेंगे। तो यहां देखते हैं हम लोग कि बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर सपोर्टेड। ठीक है, जो मेन फिगर्स होते हैं वो कहां लिख दिए जाते हैं, आपकी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसकी जो डिटेलिंग होती है, ठीक है, बाय द नोट्स गिविंग डिटेल्स ऑफ आइटम्स इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई है कि जो मेन चीजें हैं वो कहां रख दी जाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर, और बाकी उसकी जो डिटेल आइटम होते हैं कि भाई क्या उनका नाम है, कौन कौन से एसेट्स हैं, किसको कितना अमाउंट पे करना है, ये सारी चीजें हम आपको अलग से बता देंगे किसके अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। इसके अलावा जो एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास और है, तो अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 240 के अकॉर्डिंगली आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर लगभग 4 स्टेटमेंट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स, और भैया एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और बनाना पड़ता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक ऐसा स्टेटमेंट है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि ये बताता है कि हमारे बिजनेस में कहां कहां से कैश आ रहा है और वो कैश कहां कहां जा रहा है, उसका स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बहुत डिटेल में मुझे यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई अपने आप में एक चैप्टर है ना, ये अपने आप में एक चैप्टर है, तो आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिल ही जाएगा। आगे आपसे कह रहे हैं इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसका भी भैया अपने आप में क्या है, एक पूरा का पूरा फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने बनाना होगा। और ये चीज कहां लिखी हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपको बताएगा भाई कि किस तरीके से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो तैयार होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम जरा यहां पर जल्दी से जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है, जरा उसका नेचर देख लें भाई, किस नेचर के होते हैं ये। तो सबसे पहली बात यहां पर हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर होते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट्स। ठीक है, वो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके अंदर क्या है, साल भर में आपके साथ जो कुछ भी होना है उसके रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं। तो हम देख सकते हैं इट रिफर्स टू द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर साल भर में आपने जो भी अपने बिजनेस में उठापटक करी है, खरीदी बेची करी है, नफा किया है, नुकसान किया, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इन रिपोर्ट कार्ड के अंदर। आगे चलते हैं। तो बच्चों यहां पे हमारा नेक्स्ट इसका जो फीचर है या नेचर है वो है कन्वेंशंस। अब ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं आपसे, ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड फॉलो ऑल द रिलेवेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो ये जो आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई सालों से हम फॉलो करते चले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, जब भी कोई अकाउंट होता है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट ही होता है और राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट ही होता है। आप इंडिया में देखना जरा, जब इंडिया में आप कार चलाते हो तो कहां बैठ के चलाते हो, राइट हैंड साइड ड्राइविंग बोला जाता है उसको। यूएसए की कार देखोगे तो उसमें कहां पर होती है, लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइविंग होती है। मतलब हमारे यहाँ के जो ड्राइवर्स होते हैं वो राइट हैंड साइड में बैठ के स्टीयरिंग संभालते हैं और यूएसए में लेफ्ट हैंड साइड में बैठ के स्टीयरिंग संभालते हैं। भाई उनके यहाँ पे पहले से ही वही चला रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में बैठ के उनका ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, हमारे यहाँ चला रहा है कि हम राइट हैंड साइड में बैठ के गाड़ी चला रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कन्वेंशन बेसिकली है ना। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होता है, राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होता है, ये बहुत पहले से चले आ रहा है। तो हमने फॉलो ही करने लग गए कि हम लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट ही रखेंगे, राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट ही रखेंगे। तो ये जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ना, इसमें बहुत सालों से हम कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते आ रहे हैं। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग ही आपने प्रिपेयर करने होते हैं। तो ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड फॉलो द रिलेवेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस एज मे बी एप्लीकेबल टू द रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन। तो किस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, ठीक है, इसका कन्वेंशन बना हुआ है, आपको उसको फॉलो करना है। सच कन्वेंशन मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल। ठीक है, तो इससे क्या खासियत है इसकी, क्या एडवांटेज हमको मिलते हैं इन कन्वेंशंस को फॉलो करने में। देखो भाई बहुत सालों से चली आ रही है प्रैक्टिसेस, सारे के सारे वो लोग प्रैक्टिसेस क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं, ज़्यादा विश्वसनीय हो जाते हैं, उनको समझने में आसानी हो जाती है। और जब सभी लोग इनको फॉलो करेंगे तो इनको आपस में कंपेयर भी किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो इसी तरीके से कुछ कन्वेंशंस के बाद कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो वही आप कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दीजिए कि जो कन्वेंशंस थी, आपकी प्रैक्टिसेस थी, उनको आप फॉलो करते चले आ रहे हैं, उसके माध्यम से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ऐसे ही ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड फॉलो द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सच कॉन्सेप्ट ऑल्सो मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबल। तो जो कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो करो, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको फॉलो करके ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। और बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट है पर्सनल जजमेंट। ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ क्या है, यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े से उनके अंदर पर्सनल जजमेंट भी होते हैं। मतलब ये मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पर्सनल जजमेंट ऑल्सो हैव एन इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनका पर्सनल जजमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है चेंजेस लेकर आ सकता है। कैसे भाई, एज इट्स फैसिलिटेट्स द सिलेक्शन ऑफ मैथड। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो अपने पर्सनल जजमेंट से डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेथड से किस ट्रांजैक्शन को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा। क्योंकि बच्चों एक ही चीज के कई अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। जैसे कि जो इन्वेंट्री होती है ना, क्लोजिंग स्टॉक जिसको आप बोलते हो, उसके वैल्यूएशन करने के लिए कई अलग अलग मेथड होती हैं, लीफो, फीफो, हीफो और भी मेथड्स होती हैं। डेप्रिसिएशन आप लोग ने देखा होगा पिछले साल, स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ा है। इसके अलावा भी बच्चों हमें यहाँ पर और जो है मेथड्स होती हैं हमारे पास। तो एक ही चीज के कई ऑल्टरनेटिव हमारे पास होते हैं, उसमें से बेस्ट हम सिलेक्ट करते हैं और हमारे उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि भाई ये हमारा पर्सनल जजमेंट है कि उस चीज के लिए मैं कौन सी मेथड यूज कर रहा हूं। तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर आपके पर्सनल जजमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि एक ही चीज के ऑल्टरनेटिव हैं आपके पास ट्रीटमेंट, आप उसमें से कोई उठा के कर लीजिए। और बच्चों नेक्स्ट है मेरे पास सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त नेचर होता है इसका, क्योंकि भाई एक चीज़ बताओ, इसके बिना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के ऑब्जेक्टिव ही पूरे नहीं हो पाते हैं। अगर मुझे किसी भी कंपनी से
कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुझ तक पहुंच जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं कंपनी से लेना चाहता हूँ, वैसे आपने कभी पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ कि बच्चों जो अकाउंटेंसी होती है ना, ये बिजनेस की लैंग्वेज होती है। अगर मैं कंपनी के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहता हूँ ना भाई, मैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही उनकी सारी की सारी चीज़ें पता लगा लूँगा। तो कंपनी से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको, वो सारी की सारी हमको कहाँ मिल जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू मिल जाती है। आप एक इन्वेस्टर हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं हमारे यहाँ की 3 जायंट ऑटोमोबाइल कंपनीज के नाम ले रहा हूँ, मारुति, टाटा, महिंद्रा। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बताइए आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, जो कि मुझे वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करके देगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देगी। उसके लिए आपको उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस कंपनी से रिलेटेड सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, हमारे हाथ में आ जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से ही आप कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन कैन बी ड्रॉन। हम ये डिसाइड करते हैं कि उस कंपनी के साथ हमें बने रहना है कि नहीं, अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो एक तरीके से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करके आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उस कंपनी के साथ बने रहना है कि नहीं। तो यहां बच्चों आज हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं तो मैंने आपको उसकी मीनिंग बताई, फिर हमने उसका डेफिनेशन डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई कानून ने बोला है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। इसके अलावा सेक्शन 240 ने हमको बताया कि जितने भी हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें कौन कौन से आएंगे, तो सर उसमें ना हमारा होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इन सब के बाद बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने अपना आज लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर्स को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा बच्चों, क्योंकि वहीं से आपका एग्जैक्टली ये चैप्टर जो है बहुत डिटेल में स्टार्ट होने जा रहा है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।